बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। एक 2 यौम पहले जो अभी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट और टीएलपी, उसको अनाउंस ही नहीं किया गया, लिफाफे में बंद है और उसके बारे में कुछ बातचीत की जा रही है। और इसकी एक तो माइक्रो कॉनोटेशन है, मैक्रो लेवल पे ये बड़े चेंज को अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ है उसको समझे बगैर आगे जाना ना। कल हमने कुछ क्वेश्चन रेज़ किए थे कि कौन डिसाइड क्या करेगा। आज हम आपको कुछ सवालात के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। चैनल को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक जत्थे ने जिसको पॉपुलेशन की अक्सरियत की या बड़ी तादाद में मुल्क की पॉपुलेशन की हमायत थी, एक फ्लैग रेज़ कर दिया और कुछ डिमांड दे दी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए अददी अक्सरियत से ताकत के इस्तेमाल की धमकी देते हुए उसके लिए इक़दामात करने शुरू कर दिए और एक तरह से मुहासरा करना शुरू कर दिया हुकूमत का, या आप मुमलिकत का कहें तो ये और भी बेहतर होगा। हुकूमत उससे दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी वो एक सियासी हुकूमत खड़ी हुई थी जो एक आइन को रिप्रेजेंट करती है। गोया एक थियोक्रेटिक फोर्स ने आइनी एम्बिट से हट के कुछ मुतालबात किए और कहा कि हम जो मुतालबे कर रहे हैं उसे आइन के मुताबिक तब्दील किया जाए, और हुकूमत बेबस हो गई और मुआहदे चलते रहे। अब उसमें उन्हीं मकतबा फ़िक्र के कुछ उलमा को और लोगों को कुछ शामिल करने के लिए, और वो तैयार ही नहीं थे हुकूमत से बात करने के लिए। बताया जा रहा है कि मुफ्ती मुनीब जो थे वो ही वॉज नॉट रेडी कि वो आएँ, और अल्टीमेटली फ़ौज ने उनको इस पे आके मिले और वो जनरल बाजवा के साथ उनके वो तस्वीर भी आई, साथ अकील करीम डैडी भी थे, बशीर साहब भी थे और सैलानी ट्रस्ट वाले और कुछ और लोग इसी तरह, और उन्होंने आके सेकंड टीयर जो लीडरशिप थी उसके साथ बातचीत की और ये मामला तय पाया। अब जो तय पाया है वो अभी तक इट इज़ श्राउडेड इन द मिस्ट्री, वो छुपा हुआ है, उसके बारे में अभी नहीं पता कि क्या है। तो ये क्या हुआ है कि एक नॉन स्टेट फोर्स ने मज़हब का नाम लेके कुछ मुतालबात किए हैं, और मुआहदा जो है जिसके पीछे जो डिफेक्टो पावर थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने किया, अदरवाइज़ खून रेजी होने का ख़तरा था। तो इसमें पार्लियामेंट कहाँ गई? स्पीकर थे बट पार्लियामेंट किधर गई? वज़ीर दाखिला भी नहीं थे, और अगर ये कानूनी मुआहदा था तो वज़ीर कानून भी कहीं नज़र नहीं आए, वज़ीर इत्तलात भी नहीं नज़र आए जिन्होंने आके बताना था। तो जो इन्फॉर्मेशन है इंटीरियर और कानून वो हमें नज़र नहीं आया। गोया कि ये मुआहदा जो है ये डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरह से किया गया थ्रू एन इनडायरेक्ट वे, हुकूमत को सामने रख के, बट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बात ख़त्म हुई। और हो सकता है मुआहदे का जो ड्राफ्ट आया वो कानून वज़ीर कानून तो नहीं थे जिन्होंने वेट नहीं किया, इवन कैबिनेट ने भी नहीं देखा, कैबिनेट को भी नहीं पता कि क्या मुआहदा है। तो गोया आर्म फोर्सेस के दरमियान और ये एक तरह से मुआहदा हुआ। अब ये क्या है? अब ये आर्म फोर्सेस ने कोई खुशी खुशी नहीं किया, ये मजबूरी थी क्योंकि हुकूमत तो क्रिपल हो गई थी और ख़तरा था कि एक छोटी सी एपिसोड, इसे सिविल वॉर तो नहीं कहना चाहिए, बट एक बहुत ज़्यादा बड़ी खून रेजी हो जाती और अपनी ही फ़ौज अपनी ही अवाम के सामने, जैसे कि 77 के पहिया जाम हड़ताल में भी हुआ था। बाद में पता लगा कि वो जो 77 की थी उसे अमेरिकन फंडिंग थी बिकॉज़ वो रजीम चेंज करना चाहते थे। बाद में पता लगे कि यहाँ पे भी अमेरिकन या बैरूनी फंडिंग थी, पार्टी को डायरेक्ट नहीं भी, बट बीच में लोग थे। तो फिर अब जिसका किसी को नहीं पता कि था कि नहीं, तो उसको एवर्ट करने के लिए अल्टीमेटली मिलिट्री की पावर यूज़ हुई है इसके अंदर, और इसको कल किया गया। गोया कि सिविलियन जो सेटअप है वो बाकी पार्टीज़ खामोश रही हैं, दोनों बड़ी पार्टी जो थी जितनी। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ बात की है बट वो तो ख़ुद रिलीजियस पार्टी, हालांकि वो मकतबा फ़िक्र दूसरा था, उन्होंने थोड़ा सा पिच इन करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि डिफेक्टो हालत में जो
डिस्पेंसेशन है बड़े बड़े ख़तरात की, बड़ी बड़ी चीज़ों की, वो फिर मिलिट्री की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो नहीं कहना चाहिए, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके मुतअद्दिद बड़े बड़े फेलियर हो चुके हैं इस मुल्क में, ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद, और डिस्पेंसेशन, और आगे ये हल होता हुए भी नज़र नहीं आया। तो डिफेक्टो हालत में ये जो सिस्टम है, इट हैज़ बिकम क्रिपल्ड। अब आगे क्या ये चीज़ें मिलिट्री रूल की तरफ जा रही हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि मिलिट्री रूल तो पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि स्टूल 3 टांगों पे खड़ा होता है, एक टांग पे आज तक ये स्टूल पाकिस्तान का खड़ा रहा है, विच इज़ मिलिट्री। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द मिलिट्री। नाउ वी नीड टू ऐड अनदर 2 stools. What are the other 2 legs to the stool? What are the other 2 legs? एक तो जुडिशरी है, दूसरी टांग, और एक तीसरी टांग है जिसे हम सिविल हुकूमत कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम और वगैरह। जुडिशरी में बड़े मसाइल हैं, बट वो चल रहा है आगे, देखें उसको। यहाँ पर भी बड़े मसाइल हैं, बट यहाँ पर तो तकरीबन लगता है कि ये फेलियर हो गए। अब अगर जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होगा, और बहुत सी पावर जो सूबों के पास है वो डायरेक्ट मेयर के पास चली जाएगी, तो सूबे जो 18th अमेंडमेंट के बाद हैं वो ज़ाहिर है उनको वो पावर देनी पड़ेगी, डिवॉल्व करनी पड़ेगी। तो मेन जो 2 प्लेयर हैं वो फिर बल्दियाती लेवल पे और फेडरल लेवल के ऊपर। तो सिस्टम जो है इट इज़ क्रीकिंग, ये एक ऐसे फेलियर की तरफ ये चल पड़ा है कि आने वाले, तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये डिफेक्टो हालत में तो बिल्कुल ठीक है। क्या ये डिजोर भी हो जाएगी, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं, लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यस। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि होना चाहिए भी, क्योंकि कोई भी आइन और कानून मुमलिकत से बड़ा नहीं होता। आइन पाकिस्तान के तहत बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और फिर वो बांग्लादेश बन गया। अगर आइन में तरमीम करके, जैसे कि वो कहते थे, बचा लिया जाता, तो क्या वो प्रूडेंट अप्रोच होती या आइन की बालादस्ती प्रूडेंट अप्रोच होती उस वक़्त? जो आगे उस वक़्त जो हुक्मरान थे उन्होंने जो किया। और उसके अलावा जो वो कॉन्फेडरेशन कहते थे, अब अगर साथ रख के देखें 18वीं अमेंडमेंट को, तो ये उससे बदतर है। वो तो अलग बीच में इंडिया के हज़ारों किलोमीटर इंडिया बीच में, और दूर सिस्टम, मिजाज फ़र्क, ये तो एक ही मुल्क था इसे कॉन्फेडरेशन के तौर के ऊपर 18 में। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस होनी है, और मैं ये समझता हूँ कि द टाइम हैज़ कम, और अगला साल शायद बड़ा इम्पॉर्टेंट हो, और उससे अगला 22 और 23। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो आर्मी चीफ़ की मुद्दत जो एक्सटेंशन थी वो पूरी हो रही है, और उसके बाद ज़ाहिर है ये जो करंट स्टेक्स होते हैं इनकम्बेंट्स के वो थोड़े से चेंज होंगे, और दूसरा ज़ाहिर है एट दी फैग एंड ऑफ द टर्म हो सकता है वो उसको प्रूडेंट भी ना हो इंस्टीट्यूशन के लिए। दूसरा ये है कि 23 में अगर ये सिस्टम चलता रहता है तो जस्टिस फायज़ ईसा वुड बी द चीफ़ जस्टिस। तो ये जो अगले 2 साल हैं ये बड़े अहम हैं, और इन्हीं में ये सारा कुछ चेंज आना है। मैं समझता हूँ कि 22 का एंड जो है दैट वुड बी द ईयर व्हेन द कॉल वुड बी शॉट, व्हेन द शॉट्स वुड बी कॉल्ड। आज तक के लिए इतना ही। हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम उसकी रोशनी में इसको मज़ीद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।